हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए तो हम देख लेते हैं। चैप्टर 4 है अब हमारा, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? अब हम किस में देखेंगे, सारणी 4.1 में आपको सबका टेस्ट बताना है, किसका टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, जितने भी इसमें पदार्थ दे रखे हैं इन सभी का और यहाँ मेंशन करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन है, चेतावनी है, इसे पढ़ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको आपसे कहा न जाए, या फिर किसी की भी वस्तु को तब तक स्पर्श मत करिए, मतलब छूइए, तब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि इसमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। तो अब देखते हैं बूझो क्या बोल रहा है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहेली बोलती है नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अम्ल और क्षार, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। जो भी पदार्थ खट्टे हैं उन सभी में अम्ल होता है, इसलिए वो खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे हुई है? एसियर से, जिसका अर्थ है खट्टा। क्या अर्थ है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक होते हैं। खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा नहीं होता, तो आपको इतना याद रखना है, वो अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें, किसका विलयन? खाने के सोडे का, तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षार की है। आगे पढ़ते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? तो देखते हैं उनकी प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं जिनको हम चख नहीं सकते। ऐसे पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय हैं। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर, सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी, लिटमस, गुलड़ की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। कुछ एसिड हैं और बेसिस हैं, जिनको कुछ पदार्थों में, मतलब कि किस चीज़ में कौन सा एसिड या फिर बेस पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, चींटी का डंक होता है, फॉर्मिक एसिड। नींबू कुल के जितने भी फल हैं जैसे संतरा आदि हैं उसमें साइट्रिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और सिट्रस अम्ल, सिट्रस फल जो हैं खट्टे हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देख लेते हैं क्षारक का नाम जिनमें क्षार पाए जाते हैं। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की का कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूध या मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देख लेते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक जो सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में। सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस। कौन सा है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक।
प्राकृतिक सूचक है। सबसे सामान्यतः रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग मौव नीलशोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो इन्हें जब अम्ल में मिलाते हैं तो लाल हो जाता है, और क्षार में मिलाते हैं तो नीला हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपस्थित है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा होता है। लाइकेन है, ये है लाइकेन, लेकिन लाइकेन से जो बनता है वो ये वाले दोनों लिटमस पेपर बनते हैं। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 4.1 में क्या है। प्लास्टिक को किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को आपको पदार्थों के साथ दोहराना है। डिफरेंट पदार्थों के साथ कौन कौन से हैं? नलके का पानी, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का घोल, वातीय पेयजल, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। आपको इन सब के साथ करना है। क्या देखते हैं आप? इम्पोर्टेंट थिंग पढ़ लेते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में नितार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। ठीक है, चूने का पानी बनाना आ गया होगा। आगे देखते हैं, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखते हैं उसके बारे में। इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन कहलाते हैं। मतलब जिनसे कोई भी चेंज नहीं होता, ना तो वो लाल होता ना ही नीला होता है, उसे बोलते हैं उदासीन विलयन। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय। आगे पढ़ते हैं, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कैसा सूचक है? एक प्राकृतिक सूचक है। एक्टिविटी 4.2 में देखते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका क्या बनाना है? इसका एक पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट डालकर हल्दी पत्र बनाइए तथा उसे सुखा दीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टियों पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। क्या होता है अब देखते हैं। इसमें मेंशन करना है आपको इन सब चीज़ों के साथ जब परीक्षण करेंगे हल्दी के विलयन का, इन सब के साथ हल्दी के विलयन का, तो यहाँ मेंशन करना है। अब देखते हैं आगे, आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। इसको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। अभी हमने हल्दी देखा था, लाइकेन्स देखे हैं, लिटमस पेपर, और ये कौन सा है? गुड़हल के पुष्प, जिसे चाइना रोज बोलते हैं। चलिए तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.3, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें प्रत्येक विलयन में मिलाइए, जो आपको इस पिक्चर में दिए हुए हैं विलयन। इनमें सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय
विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। ये याद रखना है। जो गुड़हल का पुष्प होता है, ये जो इंडिकेटर है, ये जो अम्लीय विलयन होते हैं उनको तो गहरा गुलाबी बना देता है, मैजेंटा कलर, लेकिन जो क्षारीय विलयन होते हैं उनको हरा कर देता है। देखिए इस तरह से। आगे देखते हैं। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। कॉफ़ी का रंग है भूरा। ये पहेली एक पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है ये या है क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो न ज्ञान। आई होप ये पहेली आपको अच्छी लगी होगी। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.4 है, इसे पढ़ते हैं हम। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा और क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। देखिए तीनों सूचक हैं, इनके प्रभाव को प्रदर्शित करना है। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचा सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। उदासीनीकरण क्या है? जो उदासीनीकरण है वो क्या होता है? हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थलीन कहते हैं। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। यह क्रियाकलाप आपको शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए, जो इंडिकेटर है। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? देखिए इस तरह से आपको हिलाना है और ऐसे रंग मिल जाएगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब क्या करते हैं, जब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्षारीय होगा तो फिनोप्थलीन गुलाबी देगा, लेकिन अगर क्षारीय अम्लीय होगा तो रंगहीन होगा। ओके, आगे देखते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जो क्या है? जो एक लवण है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीन करने के लिए चलिए आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ने का नहीं है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है।
इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं उदासीनीकरण का, चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइट विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। आई होप मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी मेंशन करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।